फरार है वो कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बीच अतीक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अतीक का पहला प्यार शाइस्ता नहीं थी बल्कि कोई और थी उसकी पहली मोहब्बत। वो कौन थी आप खुद देखिए। शाइस्ता नहीं, शबनम थी अतीक की पहली पसंद। अतीक के परिवार को लेकर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ के जरिए भी अतीक परिवार के बारे में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच मीडिया में ऐसी चर्चा है कि अतीक का पहला प्यार शबनम थी, ना कि शाइस्ता, और शबनम की मोहब्बत में अतीक दीवाना हो चुका था। अतीक को करीब से जानने वाले बताते हैं कि शबनम और अतीक एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था, लिहाजा दोनों के परिवार भी एक दूसरे से परिचित थे। अतीक के मन में शबनम को लेकर मोहब्बत थी, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर अतीक ने राजनीति में कदम रख दिया। अब अतीक का सियासी सफर शुरू हो चुका था, वो विधायक बन गया। अतीक के परिवार का रौब बढ़ गया। खबरों के मुताबिक जब अतीक ने अपने परिवार वालों से शबनम से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो अतीक की मां ने मना कर दिया। अतीक की मां शबनम को पसंद नहीं करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी शबनम पढ़ी लिखी नहीं थी और अतीक की मां चाहती थी कि अतीक की शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो। अतीक और शबनम ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अतीक की मां नहीं मानी, जिसका नतीजा हुआ कि अतीक और शबनम का निकाह नहीं हो पाया। 1996 में अतीक और शाइस्ता परवीन की शादी हो गई। शबनम के बजाय शाइस्ता को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि शाइस्ता पढ़ी लिखी थी। शाइस्ता परवीन ग्रेजुएट थी। शाइस्ता हिसाब किताब में बहुत अच्छी थी, गणित उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। अतीक और शाइस्ता की शादी हो चुकी थी, लेकिन अतीक शबनम को भूल नहीं सका। जब अतीक की मां की मौत हुई उसके बाद भी वो शबनम से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। शबनम का निकाह सद्दाम से हो गया, लेकिन शबनम अतीक से मिलती रही। वो साबरमती जेल जाकर भी अतीक से मिलती रही। शबनम अतीक की पहली पत्नी तो नहीं बन पाई, लेकिन थी तो वो अतीक का पहला प्यार। लिहाजा खबरों के मुताबिक अतीक ने शबनम के बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार तक बनाया। खबरों के मुताबिक शाइस्ता को अतीक और शबनम के रिश्तों की खबर लग चुकी थी। शाइस्ता को अतीक और शबनम का मिलना पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि अतीक और शबनम के परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। सूत्रों के मुताबिक अब भी शाइस्ता और शबनम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और हो सकता है कि शबनम शाइस्ता को छुपने में मदद कर रही है, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। ये शक भी जताया जा रहा है कि शाइस्ता विदेश जा चुकी है और वहीं से अतीक का नेटवर्क हैंडल कर रही है। लेकिन क्या शबनम शाइस्ता के साथ है? ये पूरी तरह साफ नहीं है। अतीक जब तक जिंदा रहा तब तक उसके मन में लव ट्रायंगल हमेशा बना रहा। एक तरफ थी बेगम शाइस्ता तो दूसरी ओर शबनम। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर नोएडा से, जहां पर टैटू ने एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। पुलिस ने मृतक लड़की के हाथ पर बने टैटू की मदद से उसके हत्यारे तक पहुंच बनाई। टैटू बनवाना आजकल फैशन है। लड़के लड़कियां तरह तरह के टैटू बनवाते हैं। शरीर पर नाम वाले टैटू भी खूब पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला टैटू की वजह से हुआ एक सनसनीखेज मर्डर का पर्दाफाश। नोएडा की बिशरख पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है जितेंद्र। देखने में सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इसने जो किया है वो बेहद खौफनाक था। इसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसकी लाश कई किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक दिया। लेकिन मरने वाली साहिबा के हाथ में कुछ इस तरह का एक टैटू बना था,
जब पुलिस को साइबा की लाश मिली तो टैटू पर उसका नाम गुदा हुआ था। इसी दौरान साइबा के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुके थे। साइबा नाम की टैटू के चलते पुलिस साइबा की पहचान करने में कामयाब हो गई। बिसरख पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साइबा जितेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। कई दिनों तक साथ रहने के बाद साइबा और जितेंद्र में अनबन होने लगी। वो जितेंद्र पर शादी का दबाव बनाने लगी। 15 मई की रात दोनों में लड़ाई हुई और जितेंद्र ने साइबा की हत्या कर दी। उसके दाहिने हाथ में टैटू बना था और उसके हाथ में साइबा लिखा हुआ था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी पता चला कि ये जो साइबा है जितेंद्र भाटी लड़का है जिसके साथ ही रह रही थी। जो अभियुक्त है जितेंद्र भाटी, इसने बताया हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी और फिर मैं इसके साथ रहने लगा था, लेकिन अब जो है इन दोनों में बीच में खटपट हो गई दोनों बातों से, क्योंकि एज का अंतर बहुत था। ये जितेंद्र भाटी करीब 22 साल का है और वो जो साइबा महिला है वो 35 साल की थी। इसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में इसने शराब पिलाकर उसके पहले हाथ की नस काटी, फिर बाद में गला दबा दिया और तालाब में फेंक दिया था। जितेंद्र ने साइबा की लाश को तालाब में फेंक दिया। जितेंद्र ने सोचा था साइबा की पहचान करना मुश्किल होगा, लेकिन साइबा के हाथ पर बने कुछ इस तरह के टैटू ने सारा सच बयां कर दिया और बिसरख थाने की पुलिस इस कातिल तक जा पहुंची। हाथ में बने एक टैटू से मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में तालाब के पास एक महिला की लाश मिली थी। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो ये पता चला है कि महिला की हाथ की नस कटी थी, लिहाजा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो आगे खुलासा हुआ कि ये महिला एक लड़के के साथ रह रही थी और इसका इंस्टाग्राम पर इसकी उससे जान पहचान हुई थी। उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में थे लंबे वक्त से और शादी को लेकर लगातार दोनों में नोकझोंक होती थी, लेकिन ये जहां पर रह रहे थे उन्होंने अपने आप को दोनों ने पति पत्नी बताया था। आपको बता दें लड़की मुस्लिम धर्म की है और लड़का हिंदू धर्म का था, लिहाजा जब पुलिस की जांच पड़ताल आगे पता चली तो उसमें ये खुलासा हुआ कि लड़की लगातार लड़के पर दबाव बना रही थी शादी को लेकर और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। 15 मई की रात लड़का और लड़की दोनों ने बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद लड़के ने ही महिला की नस काट दी। नस काटने और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसने शव को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस को जब डेड बॉडी मिली तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया। पुलिस ने जितेंद्र नाम के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। वहीं जो महिला साइबा है उसके भाई की निशानदेही पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जहां एक और बाबा ने फिल्म केरला स्टोरी की तारीफ की तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा पर विवादित बयान दे दिया। अब हमको जो है जग जाना चाहिए, हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंची केरल की महिला। दी केरला स्टोरी पर बागेश्वर सरकार ने महिला से पूछा सवाल। महिला ने कहा केरल में नहीं होती कथा, इसीलिए सुनने आई। बागेश्वर धाम सरकार क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए। लव जिहाद पर बनी फिल्म दी केरला स्टोरी अब बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार तक पहुंच गई है। सागर के जैसी नगर में आयोजित दिव्य दरबार में केरल से आई लड़की से बाबा ने पूछा, क्या दी केरला स्टोरी जैसे हालात हैं? लड़की बोली, कुछ हद तक है। केरल में कथाएं नहीं होती हैं, इसीलिए वो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आई है। इसके अलावा रात्रि में होने वाली प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में भी लिखा है, वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वो फिल्म में दिखाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि दी केरला स्टोरी जैसी और भी फिल्में बननी चाहिए। हमारे देश में हिंदुओं में जागरूकता लाने के लिए ऐसी फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है। वहीं बाबा बागेश्वर ने ये भी कहा कि लोग मुझ पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाते हैं, जबकि हम भड़काऊ बातें नहीं करते, बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए सनातन और शास्त्रों की बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, देश बाबा के बयानों से नहीं चलेगा। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर की तुलना मक्खी मच्छरों तक से कर डाली। उन्होंने कहा, मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। कि जिस तरीके से बरसात में पतंगों के पर आ जाते हैं तो दिया में या लाइट में जल के मर जाते हैं, उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई भी होना अब तय है। स्वामी जी, विश्व के दर्जनों देश तथागत के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और यहाँ पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात चल रही है। ये कभी संभव न था, न है, न आगे रहेगा। हमारा देश भारतीय संविधान से चल रहा है और भारतीय संविधान से ही चलेगा। भारतीय संविधान समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सोच पर आधारित है। बाबा बागेश्वर की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। बिहार में उनके प्रति भक्तों की दीवानगी का आलम पूरे देश ने देखा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बाबा के भक्तों को पसंद नहीं आ रहा है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उत्तराखंड में अवैध मजारों को तेजी से साफ किया जा रहा है, जिस पर देहरादून पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मजारों के नाम पर हो रहे अवैध कब्जों को तोड़ा जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा, लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को उन्होंने मारा है। जहां जहां हमारे मंदिर तोड़े गए वहां मजारों को तोड़ना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और अगली बार वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में अब तेजी से मजारों को तोड़ा जा रहा है, किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या कहें? अच्छा है, गलत मजार जो सही मजार है उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। जो मजार के नाम पर अवैध कब्जा कर दिया गया तो उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ तो प्रत्येक अच्छे काम का लोग गलत ही अर्थ लगाते हैं। जब उन्होंने हमारी बहन बेटियों को फंसाया तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो तुम नहीं बोले। जब उन्होंने लव जिहाद के नाम पर एक एक लड़की के 35-35 टुकड़े कर डाले तब तो तुम नहीं बोले। तब पत्रकार मर गए थे क्या, तब क्यों नहीं बोला? और ये मजारें, जो मजार के नाम पर जमीन पर वहां एक भी गड़ा हुआ मुर्दा नहीं मिला। इसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम तो संकोच कर रहे हैं। हमारे 30,000 मंदिर तोड़ाकर इन्होंने मस्जिद बनाए। हम तो इसका भी बदला लेने का सोच रहे हैं। जहां जहां हमारे मंदिर तोड़े गए सब तोड़ेंगे हम। और बोलिए गुरुजी, बागेश्वर धाम जी आपके बड़े शिष्य हैं और आज तेजी से उनका नाम चल रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा चेला है, अब मुझे प्रसन्नता है। आई एम प्राउड ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। वो कहते हैं उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वो कहते हैं गुरुजी उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। और कौन कहता है? धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, उनका वो उपयोग देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। करना चाहिए। अब सब कौन सी शक्तियां हैं तो ये मैं नहीं कहूंगा, पर अच्छा कार्य है। गुरुजी, आप भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। क्या कहेंगे आप उनको? अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा कार्य आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं किया जितना वो कर रहे हैं। वो तो ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। गुरुजी, हनुमान चालीसा में भी आपने संशोधन कराया है। संशोधन नहीं करा, पुराना पाठ केवल बताया। लोगों ने गलत कर दिया। गीता प्रेस ने 4200 गलतियां अपने मन की थी रामचरितमानस में। उसमें सही किया तो मेरे पर मुकदमा चलाया, अंत मुकदमे में मेरी जीत हुई। तो क्या लगता है आने वाले समय में हमको रामचरितमानस में भी कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, संशोधन तो आप पत्रकार होकर ऐसे कहो। मैं संशोधन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पुरानी प्रतियों को उजागर कर रहा हूं। मैंने तो कर दिया संपादन जो करना था, अब आवश्यकता नहीं है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून।
बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर 60 क्विंटल कांसे से बनी ओम की आकृति स्थापित की जाएगी। आज एसडीआरएफ की ओर से सफल आयोजन किया गया, इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है। कांसे से बनी है ये आकृति, इसका वजन 60 क्विंटल है और इसे तांबे से यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में किसी भी आपदा की स्थिति में इस पर असर ना पड़े, मौसम का, बदलते मौसम का कोई असर ना हो। जब यहाँ पर आकृति लगा दी जाएगी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, ऐसा अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग का भी काम होगा और तब इसकी भव्यता रात के वक्त में भी देखने को मिलेगी। गुजरात के कलाकारों ने ओम की इस आकृति को तैयार किया है। इसे कांसे से तैयार किया गया है और इसे जोड़ने के लिए तांबे के धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। तांबे के तारों से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के गोल प्लाजा पर यह आकृति स्थापित की जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।